हेलो एवरीवन, हम अपने इस वीडियो में आज डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन अ वीकेंड राखी वॉज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली। द डेक हैज़ 52 कार्ड्स एंड हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड। हमसे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ रेड कलर। तो इन्होंने हमें बताया कि जो पैक था वो 52 कार्ड्स का था, जो डेक था वो 52 कार्ड्स का डेक था। उसमें से हमें बताना है कि क्वीन ऑफ रेड कलर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो वी नो दैट वी हैव 2 रेड क्वींस एंड टोटल वी हैव 52 कार्ड्स। तो इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 6s are 12। 1/26 इज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब एक कार्ड के अंदर 4 एसेस होते हैं, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आना चाहिए वो आना चाहिए 4/52। 4 1s are 4 एंड 4 13s are 52। सो 1/13 शुड बी द आंसर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1/13। इसके बाद क्वेश्चन 48 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ डायमंड। अब जैक आना चाहिए और डायमंड का आना चाहिए। तो डायमंड सूट के 13 हमारे पास कार्ड्स होते हैं, जिसमें से जैक या हर एक नंबर का एक डायमंड कार्ड होता है। तो जैक का भी एक डायमंड कार्ड होगा विच इज ऑफ रेड कलर। तो 1/52 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1/52। क्वेश्चन नंबर 49 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वी हैव टोटल ऑफ 12 फेस कार्ड्स। 12 फेस कार्ड्स में से हमारा रेड फेस कार्ड्स होते हैं 6। तो 6/52 इसे हम रिड्यूस करेंगे, 2 3s are 6, 2 26 are 52 और ये रिड्यूस और आगे नहीं होगा। तो ऑप्शन ए 3/26 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब। क्लब एक सूट होता है, अगेन 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास क्लब सूट के। तो 13 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड हम चाहते हैं कि ड्रॉ हो जाए। तो 13/52 हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। इसे हम रिड्यूस कर देते हैं, 13 1s एंड 13 4s। तो 1/4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों को कार्ड्स की समझ में थोड़ी परेशानी है, कार्ड समझने में, या सूट क्या है, क्लब क्या है, डायमंड क्या है, फेस कार्ड क्या है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ थ्योरी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। वी कैन कॉल दीज एज डेक ऑफ कार्ड्स और पैक ऑफ कार्ड्स। ये एक ही बात होती है, डेक या पैक शब्द इसके साथ आ जाता है। इसका मतलब होता है 52 कार्ड्स का हमारे पास एक कलेक्शन है, ठीक है। इसमें से आधे रेड है और आधे ब्लैक है। तो 52 का आधा होता है 26। तो 26 आर रेड कार्ड्स एंड 26 आर ब्लैक कार्ड्स। अब इन्हें हम डिवाइड कर देते हैं आगे 13 एंड 13 में, और ये भी आगे डिवाइड हो जाते हैं 13 एंड 13 में। यहाँ पर 13 इस शेप के कार्ड्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमंड शेप। और 13 ये शेप होती है, इसे हम बोलते हैं हार्ट। इसके बाद 13 हमारे यहाँ जो ब्लैक होंगे वो ये होता है, इसे हम बोलते हैं क्लब। और 13 ये होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पेड, ठीक है। अब ये 13 कार्ड्स का क्या मतलब है कि 13 कार्ड्स में हमारे पास यहाँ पर जो कार्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ देखिए पिक्चर में इन्होंने हमें दिखाया है, ये इस नंबर से होते हैं। हर एक कार्ड के 4, मतलब हर एक नंबर के 4 कार्ड्स होंगे हमारे पास। जैसे ये एस है, एस मतलब इक्का, 1 फिर 2, इस तरह से 2 नंबर लिखे हुए हमारे पास 4 कार्ड होंगे। मतलब पूरे कलेक्शन में, पूरी गड्डी में या पूरे डेक में, पैक में हमारे पास 4 ऐसे कार्ड्स होंगे जिसपे 2 लिखा होगा। 2 ब्लैक कलर के होंगे और 2 रेड कलर के होंगे। ये जैसे यहाँ पर इन्होंने शो किया, ये डायमंड शेप है, इसको हम सूट बोलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया 13 13 13 13, इन्हें सूट्स बोला जाता है। तो डायमंड सूट के 13 कार्ड्स होंगे, जिसमें हमारा अगर काउंटिंग हम स्टार्ट करें तो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 तक नंबर लिखे होंगे और 10 ये कार्ड्स हो गए। उसके बाद होंगे हमारे पास किंग क्वीन जैक। ये किंग क्वीन जैक जो होते हैं ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं। तो टोटल देखिए एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग क्वीन एंड जैक। तो 10 यहाँ तक हो गया, 11 12 13। तो हर एक डिजाइन के या सूट के 13 कार्ड्स होंगे, जिसमें से अब जो हमने ये किंग क्वीन जैक जो पढ़ा, इनके ऊपर फेस बना होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेगम बादशाह गुलाम। तो बेगम बादशाह गुलाम के हमारे पास कार्ड्स में फेस बने होते हैं, उन्हें हम फेस कार्ड्स बोल देते हैं। तो अगर हम फेस कार्ड्स की गिनती देखें तो वी हैव 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक। तो टोटल हमारे पास हो गए 12 फेस कार्ड्स, जिसमें से आधे ब्लैक होंगे और आधे रेड होंगे। और ब्लैक और रेड क्यों होंगे वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आधे डायमंड एंड हार्ट के होंगे, आधे हमारे पास क्लब और स्पेड के होंगे। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको बहुत इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि फिर से आपको इसे समझने की जरूरत है या और डिटेल्स चाहिए या इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम में है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, मैं उसको भी आपके लिए सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। चलिए अब हम दूसरे केस स्टडी पर चलते हैं। So the next question is, Vikas is working with TCS and he is sincere and dedicated to his work. He pay all his taxes on time and invests the some amount of his salary in fund for his future. ठीक है, he invested some amount at rate of 12% simple interest and some amount at the rate of 10% simple interest. तो वो कुछ पैसा 12% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है, कुछ पैसा 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है। एंड ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ ₹130। उसे जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल का, एक साल का, वो 130 रुपये है। आगे हमसे कह रहे हैं, बट इफ ही इंटरचेंजेस द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड ₹4 मोर एज इंटरेस्ट। कि अगर उसने अमाउंट्स को अदल बदल कर दिया होता, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लगा रहा है वो चेंज कर दिया होता दोनों अमाउंट के साथ, तो उसको 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले थे। अब आंसर करते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि कंसिडर द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% बी पी एंड 10% बी क्यू, देन फॉर्मुलेट द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन क्या बनेगी ये बताना है। देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल या सम जो इन्वेस्ट किया गया है, रेट जिस रेट पे इंटरेस्ट को लगाया गया है, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट पे प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया था, T इज द टाइम जो यहाँ के केस में है 1 ईयर, अपॉन 100। ये परसेंटेज में होता है रेट, इसको परसेंटेज से रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, जो 12% रेट था उसमें इसने P सम इन्वेस्ट किया था इंटू 12/100 एंड टाइम 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट सम आ जाएगा SI1 सिंपल इंटरेस्ट 1। सेकंड में SI2 जो होगा वो होगा Q, क्योंकि इन्होंने कहा कि सेकंड केस के लिए आप जो सम लेंगे वो Q लेंगे जो 10% पे अरेंज किया है। तो Q इंटू 10 इंटू 1/100। तो यहाँ अगर आप देखें तो 12P/100 एंड यहाँ आ जाएगा 10Q/100। और ये दोनों जो इंटरेस्ट वैल्यूज थे या जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा था इन रुपीज, वो इक्वल टू 130 था। अब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो 12P प्लस 10Q इज इक्वल्स टू 130, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 13000 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है C, 12P प्लस 10Q इज इक्वल्स टू 13,000। ठीक है, अब इन्होंने कहा ना फॉर्मुलेट द लीनियर इक्वेशन फॉर द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला कि इफ ही वुड हैव इंटरचेंज द अमाउंट्स, यानी जो 12% में था वहां P की जगह आ जाए Q, और जहां पे P था वहां आ जाए Q था वहां आ जाए P। तो 12Q प्लस 10P, तो उसको 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। पहले 130 रुपये मिल रहे थे, अभी 134 रुपीज मिलते, तो यहाँ 134 हो जाएगा और 00। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 10P प्लस 12Q इज इक्वल्स टू 13400। उससे आपको कैलकुलेशन करने में के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं।
नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल p। अब हमें बताना है p वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। तो अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए देखिए, आपके पास ये दो इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में आपने निकाल ली थी, क्वेश्चन 41 एंड 42 में। उसे हम नोट करते हैं पहले अपने पास। हमारे पास है 10p प्लस हमारे पास है 12p प्लस 10q इज इक्वल्स टू 13,000। और सेकंड इक्वेशन थी इसका रेसिप्रोकल, या इसका डिजिट्स इंटरचेंज हो गए थे, तो 10p प्लस 12q इज इक्वल टू 13400। 10p प्लस 12q 13400 और यहाँ से 12p प्लस 10q इक्वल टू 1300। यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आपके पास 6p, यहाँ पे आपके पास बचेगा 5q, और यहाँ आपके पास 2 कॉमन लेने पे यहाँ आपके पास बचेगा रिमेनिंग 6500, और ये 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 5p प्लस 6q, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6700, 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। तो अब मेरी ये बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। तो 6p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 6500 एंड 5p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 6700। उन्होंने मुझसे p की वैल्यू पूछी है, तो मेरे को q के वेरिएबल्स को सेम कर देना चाहिए। q के वेरिएबल सेम करने से क्या होगा कि मेरा p का आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 36p प्लस 30q इज इक्वल टू 39,000, और यहाँ पर 25p प्लस 30q इज इक्वल टू 33500। अब इसे सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 11p और यहाँ आ जाएगा 5500, और जब मैं 11p का 11 उधर शिफ्ट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 11 5 जा 55 500। तो p की वैल्यू आ जाएगी 500। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 500। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल q। तो देखिए p की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर ली है। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में p की ये वैल्यू पुट करके q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 5 इंटू 500, सेकेंड इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, प्लस 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 6700, 5 5 2500 प्लस 6q इज इक्वल टू 6700। 6q यहीं रहेगा, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें। तो यहाँ ये आ गया 6q इज इक्वल टू 4200 एंड q इज इक्वल टू 4200 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 7 42, तो 700 q का वैल्यू आ गया। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ दे आर आस्किंग मी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस टू 15%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होता फॉर दी फर्स्ट अमाउंट। अब याद कीजिए फर्स्ट अमाउंट p था, p की वैल्यू हम 500 निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब 15% ऑफ 500 फॉर 1 ईयर अपॉन 100, एंड 12% होता फॉर दी सेकेंड अमाउंट। सेकेंड अमाउंट था q की वैल्यू आप निकाल चुके हो ऊपर पार्ट में 700 रुपीज। तो 700 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 1 ईयर है अपॉन 100। तो कह रहे हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज अर्न, तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ मनी वो अर्न करता है, इंटरेस्ट हमें बताना है टोटल। यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। 15 5 जा 75, 12 7 जा 84, टोटल आप करेंगे 159 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशन पे बिलोंग कर रहा था और लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड से हमने इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स के आंसर्स फाइंड आउट करे हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं कौन सा पार्ट छोड़ूं, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, मैंने सैम्पल पेपर्स किए हैं और ये समझने में दिक्कत है कि कौन से वाले क्वेश्चन को छोड़ना मेरे लिए बेटर होगा, तो आप उस पार्ट को छोड़िए
जिस पार्ट में आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट अगर आप देखें इसका 41st वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिंपल आंसर देना था, सिर्फ आपको पी एंड क्यू अरेंज करना था। 42nd वाले में भी आपको सिर्फ उसके पी एंड क्यू इंटरचेंज करने थे। थर्ड एंड फोर्थ अगर आप छोड़ना चाहें तो आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों पार्ट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे, या आप एक पार्ट छोड़ना चाहते हो तो दूसरे पार्ट का आंसर तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा पी एंड क्यू में से किसी एक वेरिएबल का। तो यहाँ पर अगर आप एक का निकाल रहे हो वैल्यू तो दूसरे का भी निकाल सकते हो, तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें फिर कैलकुलेशन एक नए सिरे से आ गई कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का चेंज कर दिया और वो, तो इसीलिए आप बहुत समझदारी से जब आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स टू रीड योर क्वेश्चन पेपर, तो बड़े समझदारी से क्वेश्चन पेपर रीड कीजिएगा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मुझे कौन से पार्ट्स सही में छोड़ने चाहिए। केस स्टडी नेक्स्ट पे आते हैं। एक क्वेश्चन है, संजीव सीज अ गेम इन अ फेयर, ही इज कीनली इंटरेस्टेड टू प्ले इट, ही आस्क्स द रूल्स ऑफ द गेम फ्रॉम द ओनर, ओनर सेज दैट यू विल मूव द स्पिनर फर्स्ट, ये स्पिनर दिखाया हुआ उन्होंने कहा यू विल मूव द स्पिनर फर्स्ट इफ इट स्टॉप्स ऑन अ प्राइम नंबर, देन यू आर अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। अगर आप प्राइम नंबर पिक करते हो तो फिर आप एक मार्बल चूज कर सकते हो बैग में से। बैग के अंदर 14 वाइट 10 ब्लैक मार्बल्स हैं। प्राइजेस आर गिवन व्हेन वाइट मार्बल इज पिक्ड रैंडमली, अगर आपने रैंडमली बिना देखे इस बॉक्स में से वाइट मार्बल पिकअप करा तो आपको प्राइज मिलेगा, ये हमारा कंडीशन है। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे हैं, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट संजीव विल नॉट बी अलाउड टू पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, कि क्या कंडीशन होगी कि संजीव मार्बल पिकअप नहीं कर पाएगा बैग में से। तो मार्बल पिकअप करने की कंडीशन ये थी कि प्राइम नंबर पे स्पिन रुकना चाहिए, तो अगर प्राइम नंबर पे स्पिन नहीं रुकेगा तो वो हमारा कंडीशन होगा जिसमें वो मार्बल पिकअप नहीं कर सकता। तो हम देखेंगे यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 आर द सैंपल स्पेसेस, और इसमें से प्राइम नंबर्स कौन कौन नहीं है, 1 2 3, तीन ऐसी कंडीशंस है जो प्राइम नंबर नहीं है, तो 3/8 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट संजीव विल बी अलाउड टू पिक अप द मार्बल, संजीव को मार्बल पिक करने की कंडीशन मिलेगी, यानी प्राइम नंबर कब कब आएगा। तो प्राइम नंबर हो गया 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5/8 होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 5/8। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट संजीव विल पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग, मार्बल ब्लैक मार्बल पिकअप करेगा बैग में से, तो टोटल ही हैड 14 + 10 24 मार्बल्स, 24 मार्बल्स में से वो कह रहे हैं ब्लैक मार्बल पिकअप करे, ब्लैक मार्बल्स हैं 10, इसे रिड्यूस करते हैं 2 5 10 2 12 24, तो 5/12 इज द आंसर। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट संजीव विल गेट अ प्राइज, प्राइज कब मिलना था, जब वो व्हाइट मार्बल चुनता, और व्हाइट मार्बल का सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ इवेंट है 14, तो 14 अपॉन टोटल 24 मार्बल्स, 2 7s are 14 2 12s are 24, तो 7/12 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट संजीव विल पिक अ रेड मार्बल फ्रॉम द बैग, रेड मार्बल उस पैक में है ही नहीं, उस बैग में है ही नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक मार्बल्स हैं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इस इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0। जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कि आपको किस तरह से चुनाव करना होगा अपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस का, और जो ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचे कि चलिए ये प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से आती है तो इसके मैं सारे 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँ और पहले जो मुझे क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें से मैं कोई 2 छोड़ दूं, ऐसे नहीं होगा। आपको सेक्शन केस स्टडी 1 में से भी 4 क्वेश्चन करने हैं, केस स्टडी 2 में से भी 4 क्वेश्चन ही करने होंगे। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी।